नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चार्ट साइंस एंड कॉमर्स क्लासेस में। कॉस्ट अकाउंटिंग में हमारा टॉपिक है लेबर कॉस्ट कंट्रोल। लेबर कॉस्ट, देखिए जब भी किसी प्रोडक्ट को आप बनाते हो तो उसमें तीन मेन पार्ट होते हैं, हमारे मेजर पार्ट जो भी बनाते हैं हम, जिसमें आपका एक होता है मटेरियल और दूसरा होता है लेबर और तीसरा होता है एक्सपेंस। ये हमारे मेजर पार्ट होते हैं, तीन चीजों से ही मिलकर हम किसी भी चीज को बना रहे होते हैं। अब इसमें पहला तो हम कंप्लीट कर चुके हैं, मटेरियल हमने आपको बता दिया, उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल थे। हाँ, थ्योरी डिस्कस करनी तो आपको उसके आगे जो सीरीज बनाएंगे उसमें आपको मिल जाएगी। लेबर जो सेकंड पार्ट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने का, तो इससे हम डिस्कशन करेंगे। देखिए लेबर कॉस्ट कंट्रोल, लेबर ये आपका मटेरियल सबसे ज्यादा लगता है, उसके बाद में अगर लगता है बराबर तो मटेरियल लेबर ही लगता है। आज की डेट में तो लोग कहते हैं कि मकान बनाने में भैया अगर मकान बनाना है तो जितने सामान लागी उससे ज्यादा उतने मजदूरी लगी, ठीक है, जय रुपये सामान उतने की मजदूरी बराबर, यानी आधा 50% लोग उसको मानते हैं। लेबर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब अगर आपको अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम करना है तो लेबर को कंट्रोल करना पड़ेगा, और लेबर को कंट्रोल करने के बाद ठेका और सब दुनिया भर का बहुत लोग करते हैं कि ठेके पे दे दें कॉस्ट कम हो जाए, लेकिन लेबर की कॉस्ट कम नहीं हो रही है। लोग ट्राई तो कर रहे हैं लेकिन लेबर की कॉस्ट कम नहीं हो रही है। चलिए इसके बारे में पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में क्या क्या है, किससे चीजें पूछी जाएंगी। तो लेबर कॉस्ट, ठीक है, अब इसमें स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए इसका हमारा जो पहला पार्ट है, देखिए लेबर। अब लेबर कॉस्ट हमारा चैप्टर है जो हम बुक को फॉलो करें। देखिए बुक को तो लेना ही पड़ता है आपको, जब आप कोई चीज पढ़ते हो तो बिना बुक लिए तो आप नहीं पढ़ सकते। तो बुक में हमारा जो पहला पार्ट है ये जो है लेबर, चौथा चैप्टर है, इसको हम फॉलो कर रहे हैं। तो लेबर कॉस्ट कंट्रोल, ठीक। तो इसमें मीनिंग इसकी देख लेनी, इसका पहला पार्ट कि भाई एक्चुअल में मीनिंग जो हम आपको समझा रहे थे बेकार पड़े रहेंगे, इसके बारे में बताया गया। अब लेबर दो कैटेगरी का होता है, लेबर दो तरीके के होते हैं। एक आपके जो है डायरेक्ट लेबर होता है और एक आपका इनडायरेक्ट लेबर होता है। डायरेक्ट लेबर जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें, डायरेक्ट लेबर में क्या है कि अगर आप, जिसमें जो मुख्य रूप से शामिल होता है, जो उत्पादन में मुख्य रूप से प्रत्यक्ष रूप से शामिल होता है, ये देखिए प्रत्यक्ष रूप से शामिल होता है, तो उसे हम डायरेक्ट लेबर कहते हैं। जैसे कारखाने में यंत्र में निर्माण करने वाला श्रम, कपड़े के कारखाने में करघे पर काम करने वाला, यानी मकान बनाने वाला मिस्त्री जो मकान बनाता है, और भैया छेना बनाता है तो उसका कारीगर, मिस्त्री जो मीठा बनाता है ना उसका कारीगर जो होता है वो आपका हो जाता है। और इसके बाद आते हैं इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट लेबर वो होता है जो उसके साथ सहयोग करता है, यानी हेल्पर के रूप में आता है, वो अप्रत्यक्ष श्रम में आता है। अप्रत्यक्ष श्रम को हम कारखानाओं पर में ले जाके जोड़ते हैं, और ये आपका अप्रत्यक्ष, ठीक है। तो ये दो प्रकार के लेबर हो गए आपकी। इस पे देखिए अभी हम और चीजों को देखेंगे, तो ये हमारे हो गए। अब देखिए महत्व क्या होता है इसका, लेबर कंट्रोल। तो भैया महत्व वही है कि श्रमिकों की कार्य क्षमता का ज्ञान हो जाता है, इसके बाद में इसकी लागत नियंत्रित हो जाती है। लागत या श्रम पर अपव्यय से रोक हो जाती है, वेस्टेज नहीं होता, कहते हैं चेक ऑफ वेस्टेज ऑफ मटेरियल। देखो जल्दी जल्दी बता रहे हैं आप, देखते जाइए। प्रॉपर रेम्युनरेशन मिल जाता है, भाई जो जैसे मेहनत करता है उसको ऐसा मिल जाता है। इससे क्या होता है, सेटिस्फेक्शन भी होता है, कॉस्ट हमारी कंट्रोल हो जाती है। ये सारी आपकी यहाँ पे हेडिंग दी गई हैं, और इन आप हेडिंग्स को देख सकते हैं तो समझ सकते हैं। बुक के हमने पीडीएफ ले लिया है, आप इसको देख लीजिए, ठीक है। तो ये उचित वितरण भी हो जाता है, कार्य का उचित वितरण हो जाता है समय। तो ये अब इसका भी आगे आएंगे मेन पार्ट में। देखिए डायरेक्ट छोड़ के जाना ठीक नहीं होगा। अब इसका श्रम लागत पर नियंत्रण के तत्व, श्रम लागत के नियंत्रण के जो तत्व कौन कौन सी चीजें जो होती हैं जिस पे आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट प्लानिंग क्या बनाना है आपको, उसका स्टैंडर्ड क्या होगा, साइज क्या होगा, कौन सी टेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल करोगे, श्रम बजट का प्रयोग। एक होता है बजट बना लेना, जैसे बजट होता है ना, किसी चीज को काम करने को पहले उसका पूर्व निर्धारित व्यय निर्धारित कर लेना कि भाई इतना खर्चा हम करेंगे। जैसे लोग मकान बनाते तो बना लेते हैं कि भैया 20 लाख रुपए में हम बनाएंगे, 15 लाख में बनाएंगे। अगर आप ये चीज नहीं बना रहे हो ना, अगर आपने एस्टिमेट नहीं बनाया तो फिर आप फंस जाएंगे, बहुत तगड़ा फंसेंगे, फिर दिक्कत होगी आपको। तो ये होता है यूज ऑफ लेबर स्टैंडर्ड। लेबर स्टैंडर्ड जो है उसकी तुलना जिसके साथ आप कर सकें, भाई एक आदमी इतना काम कर सकता है, अगर 10 लोगों को हमने दिया तो उसके नियर अबाउट इतना काम हमारा हो जाना चाहिए, इसको बोलते हैं लेबर स्टैंडर्ड। प्रेरणात्मक श्रम योजना, अगर कोई अच्छे से काम कर ले तो उसको थोड़ा सा प्रमोट करना,
जिससे कि आपका और काम अच्छा हो जाए, पर कॉस्ट आपकी, पर यूनिट कॉस्ट आपकी कम हो जाए। ये इसके तत्व होते हैं, इन पे हम काम करते हैं। नेक्स्ट जो है, अब देखिए एक इसका इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई श्रम लागत को प्रभावित करने वाले तत्व, इन पे थोड़ा कुछ थ्योरी के पार्ट हैं, उन पे हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, टाइम दे दीजिए इस पे। एक होता है व्यर्थहीन समय। अब व्यर्थहीन आइडियल टाइम इसको कहते हैं। अब आइडियल टाइम दो टाइप का होता है, एक होता है नॉर्मल, नॉर्मल, एक होता है एबनॉर्मल। सॉरी, क्या होता है? एबनॉर्मल। अब ये क्या चीज हो गई भाई? नॉर्मल और एबनॉर्मल। तो ये सामान्य एबनॉर्मल, नॉर्मल आइडियल टाइम वो होता है जिसको आप चाह के भी नहीं रोक सकते। आप चाहते हैं कि हम इसको कंट्रोल कर लें तो, लेकिन बीड़ी पीने जरूर जाएगा लेबर। बीड़ी पीने जाते हैं वो तो टॉयलेट चले जाते हैं, जिनको आराम करना होता है, जब छुट्टी नहीं पाएंगे तो लैट्रिन चले जाएंगे। तो ये तो खाना तो खाएंगे ही, लंच करेंगे, तो ये सब उनका होता है। जैसे बीड़ी वगैरह नहीं पीना चाहिए, अच्छी चीज नहीं, लेकिन फिर भी वो पीते हैं, तो उनको आप कंट्रोल, अब उनको नहीं कर सकते, लेकिन इस पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो इसको नॉर्मल आइडियल टाइम बोलते हैं। कास्ट अकाउंटिंग इसको कंसीडर करता है, भाई वो भी मानता है अकाउंटेंट कि नहीं, आप इसको नियंत्रित नहीं कर पाओगे। एबनॉर्मल आइडियल टाइम वो होता है जिसको आपकी गलती की वजह से ऐसा होता है कि लेबर आता है वर्क काम करने, लेकिन वो कर नहीं पाता, वो जो है वो किसी कारण से बैठा रहता है, तो वहां पे उसकी प्रोडक्टिविटी क्या होती है? जीरो हो जाती है, तो उसे एबनॉर्मल आइडियल टाइम बोलते हैं। अब एबनॉर्मल आइडियल टाइम को कॉस्ट अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, इसको एज अ एक्सपेंस कंसीडर नहीं करता कास्ट अकाउंटिंग। तो इसको एबनॉर्मल, जैसे माल खत्म हो जाए, मशीन खराब हो गई, तो ये आपको पहले से ध्यान रखना था, इस वजह से ऐसा कर सकते हैं। तो ये एबनॉर्मल आइडियल टाइम होता है, ये सेक्शन ए में पूछे जाते हैं, तो इन पे हमने बात की। अब एक होता है ओवर टाइम। तो कारखाना अधिनियम 1948, और अब देखिए कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार एक कर्मचारी से प्रतिदिन 8 घंटे और सप्ताह में मैक्सिमम 48 घंटे आप काम करा सकते हैं। इससे अधिक अगर आप उससे काम लेना चाहते हो तो आपको उसे एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा, और वो जब राजी होगा तभी आप उससे काम करवा सकते हो, नहीं करवा सकते। तो इसको बोलते हैं ओवर टाइम। ओवर टाइम का अतिरिक्त भुगतान करना पड़ता है, जो स्टैंडर्ड रेट होता है मजदूरी का, उसी से आप देते हो। कैजुअल वर्कर, कैजुअल वर्कर जिनको आप कभी कभी बुलाते हो, जिनकी आपकी जरूरत पड़ती है, तो आप उनको बताते हो भाई जैसे हमें कल जरूरत पड़ेगी तो हम आपको कल बुला लेंगे, नहीं तो नहीं बुलाएंगे। अब लेबर टर्नओवर, कितना लेबर आता है कितना जा रहा है, उसके बीच के रेशियो को लेबर टर्नओवर कहा जाता है। आउट वर्कर, बाहर से हमें बाहरी चीजों जो है वर्कर बुला लेना। फिर पेड हॉलीडेज, ऐसा होता है कि भाई हमने छुट्टी तो की है, उनको अवकाश दिया है, लेकिन उसका भुगतान हम करेंगे। जैसे संडे का पेमेंट होता है ना, अगर आप परमानेंट एम्प्लॉय हो उनके, तो संडे का पेमेंट आपको मिलता है। आप वर्क करोगे तो भी मिलेगा, नहीं करोगे तो भी मिलेगा। सप्ताह में एक दिन की छुट्टी तो आपको मिल ही जाती है। अब श्रमिकों का अंतर विभागीय इंटर ट्रांसफर होता है, जैसे एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में चले जाना। तो ये पॉइंट है, तो ये प्रभावित करते हैं आपकी लागत को, जो श्रम की लागत को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। ठीक, तो ये हमने देख लिया। अब अगला टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, पारिश्रमिक भुगतान की पद्धतियां। हम इस पे आ जाते हैं कि भाई अगर हम देते हैं तो किसी लेबर को भुगतान किस आधार पर किया जाएगा, मजदूरी भुगतान कैसे किया जाएगा। तो उन पद्धतियों को, यहाँ पे 3 पद्धतियां मुख्य रूप से प्रयोग में लाई जाती है। देखिए बाकी इस पे थ्योरी पे ज्यादा काम नहीं करेंगे, मतलब टाइम नहीं देंगे, आगे हम थ्योरी के अलग सीरीज बनाएंगे, उसमें देखना है। तो मजदूरी भुगतान की पद्धतियों में अगर हम देखते हैं तो ये आपकी एक, पहला देखिए 3 पद्धतियां हैं। समय दर पद्धति, ये आपका समय दर पद्धति। सबसे पहला टाइम रेट सिस्टम, तो जो है आपका समय दर पद्धति में क्या होता है कि भाई कर्मचारी को अगर हमने 8 घंटे के लिए बुलाया तो 8 घंटे का उसे 400 रुपए मिल जाएगा। 8 घंटे मुझसे काम लेंगे तो कितना देंगे? 400 रुपए दे देंगे। ठीक, तो अब इस हिसाब से कितना है? 50 रुपए पर घंटा। भाई 8 घंटे के लिए आया तो उससे अब वो कितना काम करेगा इससे मतलब नहीं है, उसने समय 8 घंटे का दिया तो उसे 400 रुपए मिलने ही मिलने, उसको बोलते हैं समय दर पद्धति। जब हम पीस रेट सिस्टम, पीस रेट सिस्टम कार्य दर पद्धति में क्या होता है कि भाई हमने आपसे बता दिया कि ये काम आपको 50 पीस बनाना है, ठीक, अब आपको पेमेंट 400 रुपए हम आपको दे देंगे। अब वो अगर 6 घंटे में बना के चला गया तो भी हम उसे 400 रुपए देंगे। अगर वो 8 घंटे में बनाता है तो भी हम उसको 400 रुपए देंगे। अगर वो 10 घंटे में बनाता है तो भी हम उसे 400 रुपए देंगे। तो उसको बोलते हैं पीस रेट सिस्टम, यानी कार्य दर पद्धति। अब एक होता है प्रेरणात्मक, इन दोनों में कुछ कमियां थी, इन कमियों को ध्यान में रखते हुए उसमें सुधार किया गया
सुधार किया गया, तो उनको जिन लोगों ने सुधार किया उनके नाम से फिर बाद में वो मजदूरी पद्धतियां जानी जाने लगी, जिनको प्रेरणात्मक मजदूरी पद्धतियां कहते हैं। निश्चित दर से एक मजदूरी भी मिलती है और जो अधिक कार्य करता है उसे अतिरिक्त मजदूरी मिलती है। इसलिए ये क्या करता है कि अतिरिक्त कार्य करने के लिए, एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए उसको मोटिवेट करता है एक तरीके से। इसीलिए इंसेंटिव प्रीमियम प्लान भी इसको कहा जाता है, इंसेंटिव मेथड कहा जाता है। अब बात करते हैं थोड़ा डिटेल में कि भाई समय दर पद्धति। समय दर पद्धति तो हमने आपको बताया, अब इसके जो है क्या इसका जो है प्रभाव क्या है। तो देखिए समय दर पद्धति में जब आप बात करेंगे तो इसके लाभ पे जब आप देखते हैं तो सरल होता है, बहुत आसान है भाई, 400 रुपए शाम को दे देना है, बात खत्म। पहला सरल होता है, फिर निश्चित होता है। ये निश्चित होता है, ठीक। अब निश्चित हो जाएगा भाई इतना रुपए आपको मिलने ही मिलना है, ठीक है, तो उसको निश्चित कहेंगे। अब इसके बाद सामग्री और यंत्रों का सदुपयोग। अगर आप डेली बेसिस पे काम करवा रहे हो तो आपका सामान नहीं खराब होगा, तो इतना आराम से काम करेंगे कि चीजें आपकी खराब नहीं होंगी। सामग्री यंत्रों का सदुपयोग, प्रशासनिक व्यय में कमी। देख रेख की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 4 घंटे भैया 8 घंटे के लिए आए हैं तो 8 घंटे वो काम करेंगे। तो इस तरीके से हम देखते हैं। अब यूनिटी होती है इनकी आपस में, यूनिटी, क्योंकि भाई किसी को एक्स्ट्रा तो पेमेंट नहीं मिल रहा, 400 रुपए मिल रहा है, तो एक दूसरे से मिलजुल के बढ़िया पूरा दिन काट देंगे, आराम से वो काम करेंगे, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं होगा। अब ये तो आपकी जो है समय दर पद्धति। अब इसके दोष क्या होते हैं? दोष ये होते हैं कि भाई ये समय का दुरुपयोग करते हैं, मिसयूज ऑफ टाइम, समय का दुरुपयोग करते हैं, बहुत टाइम लगाते हैं। लैक ऑफ इंसेंटिव, लोगों अंदर मोटिवेशन नहीं रह जाता कि भाई 400 रुपए उसको भी मिलना है जो नहीं कर रहा है मेहनत से, 400 रुपए हमको भी मिलना है जो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। अब निरीक्षण व्यय जो है में वृद्धि, थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ पे, काम करना पड़ता है, एक आदमी को देखना पड़ता है कि भाई वो बैठेगा देखेगा और लगातार फोर्स करता रहेगा कि आप काम करिए, तभी वो काम करेंगे, नहीं तो क्योंकि उनको फिक्स है भाई इतना रुपए उनको मिल जाना तो उतना उनको मिलेगा, इसलिए वो रिलैक्स रहते हैं। पेमेंट जो है अवॉइडेंस ऑफ स्किल वर्कर, स्किल्ड वर्कर जो होते हैं उनको हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं एक तरीके से। और पेमेंट ऑफ फॉर आइडियल टाइम, जब बैठे रहते हैं तभी हमें पेमेंट करना पड़ता है, उससे क्या होता है हमारी कॉस्ट बढ़ जाती है, इंक्रीज होती है हमारी कॉस्ट, तो ये ठीक नहीं है। हाँ, इसका प्रयोग ऐसी जगहों पे हम लोग करते हैं प्राय जहां पे क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने होते हैं, जैसे कोई नक्काशी करानी है, कोई तरीके का काम कराना है, तो हम जो है वो टाइम रेट सिस्टम को फॉलो करेंगे। भैया डिजाइन वगैरह बनवानी है, अच्छे से काम कराना है, तो वहां पे टाइम रेट सिस्टम को फॉलो किया जाएगा। अब एक अगला टॉपिक जो हमने बताया आपको कि सॉरी ये आपका फीस रेट सिस्टम, भैया जितना काम करोगे उतना आपको मिलेगा। 5 रुपए पर यूनिट अगर आपको बता दिया हमने तो 5 रुपए पर यूनिट आप काम करो आपको मिलेगा। अब आपने 10 यूनिट बनाई तो आपको 50 रुपए मिलेगा, पक्का है आपका, ठीक। आप 100 बना लोगे तो आपको 500 मिलेगा, ये आपके ऊपर है। अब इससे लाभ क्या होता है, उत्पादन ज्यादा होता है, उत्पादन वृद्धि होती है, प्रति इकाई लागत कम हो जाती है, कहीं ना कहीं पर यूनिट जो कॉस्ट होती है कम हो जाती है, कुशल श्रमिकों के को थोड़ा बढ़ावा मिलता है, कुशल श्रमिकों को प्रेरणा, इंसेंटिव टू स्किल्ड वर्कर, जो हमारे स्किल्ड वर्कर होते हैं भैया जल्दी जल्दी काम करो, ज्यादा करो। और निरीक्षण व्यय में कमी होती है, भाई हमने बता दिया सुबह कितने मिनट आपको बनाना है वो उतना बनाता रहेगा। यंत्रों का जो है भी सदुपयोग होता है, भाई ज्यादा उनसे हम क्या करते हैं, यूटिलाइजेशन कर लेते हैं, मशीनरी वगैरह का ज्यादा तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अब इसकी कमी क्या होती है, देखिए इसकी कमी ये होती है कि ये जो है क्वालिटी खराब हो जाती है, क्वालिटी खराब हो जाती है। आप ध्यान से देखेंगे तो निम्न किस्म का उत्पादन होता है, इसकी जो क्वालिटी होती है वो खराब हो जाती है। डाउनफॉल ऑफ हेल्थ, श्रमिक को ज्यादा काम करना तो ज्यादा से ज्यादा कर ले, तो क्या होता है, इससे क्या होता है उनका कि हेल्थ इश्यू आ जाते हैं, वो बीमार पड़ जाते हैं। ऐसे परस्पर सहयोग का अभाव होता है, भैया एक आदमी डलिया लादे में मिट्टी ढोने का है तो एक आदमी खोपड़ी में डलिया लादे खड़ा है, मतलब खोपड़ी में नहीं खड़ा है, नीचे भरे खड़ा है, कह रहा दूसरे से उठवा दो, तो दूसरा वाला जल्दी जल्दी दौड़ के जा रहा है, कह रहा है कि भैया हम नहीं उठवाएंगे। क्यों नहीं उठवाएंगे? क्योंकि हमको देर हो जाएगी, हम आपका क्यों उठवाएं, हम जितना ज्यादा मिट्टी ढो देंगे, जितने ईंटा ढो देंगे तो उतना हमें ज्यादा पैसा मिलेगा। तो वो क्या करते हैं, दूसरे का कोऑपरेट नहीं करते एक दूसरे के साथ, ये आपस में एक दूसरे की कमियां रहती हैं। और सामग्री का दुरुपयोग, इतना तेजी से काम करते हैं कि वो आदमी जल्दी जल्दी भागता है तो उसमें खराब होने की भी चांसेस रहते हैं। मजदूरी निर्धारण में कठिनाई होती है पर यूनिट, जैसे एक यूनिट 1 घंटे में किसने क्या काम किया, तो अब क्या होता है कि उसका आउटपुट हमें निकालना पड़ता है, तो जहाँ पे यूनिट वाइज है वहां तो आसान है, बाकी जगहों पे दिक्कत है। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है इंसेंटिव मेथड फॉर बेस पेमेंट। ये थ्योरी में भी सिंगल पूछा जाता है
और न्यूमेरिकल तो इसी के आपको करने हैं, यहाँ तक ही मुझे लाना था तो मैं ले आया हूँ आपको यहाँ तक। चलिए इस पे अब काम करते हैं। ये दोनों का कॉम्बिनेशन, यानी एक निश्चित दर से भाई उसको मजदूरी भी देने की बात करेंगे और एक तरीके से वो इंसेंटिव भी देंगे, यानी अगर वो काम कर रहा है तो उसे ज्यादा काम कर दे रहा है तो हम उसे बोनस भी देंगे। इसमें कुछ पार्ट होते हैं, जैसे एक होता है स्टैंडर्ड वर्क, स्टैंडर्ड वर्क और एक होता है स्टैंडर्ड टाइम। ये आएगा हम जब करवाएंगे तो स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, स्टैंडर्ड वर्क, स्टैंडर्ड टाइम। और अब अगर कोई व्यक्ति स्टैंडर्ड वर्क को स्टैंडर्ड टाइम से कम टाइम में कर लेता है तो जितने टाइम वो काम करेगा उतनी देर की तो उसे मजदूरी मिलेगी, उसके अलावा उसको जो बचाया गया समय उसका उसे बोनस भी मिलेगा। ये इसमें विधियां हैं। अब अलग अलग लोगों ने उस समय जो उस टाइम मैनेजर से उन्होंने जो है इस पे काम किया, प्रैक्टिस की, तो उन्हीं के नाम से बाद में ये पॉपुलर हो गई, तो उन्हीं के नाम से ये विधियां जाने लगी, जिसमें हालसे है, रोवन है, टेलर है, मैरिक, वैन, इमर्शन, बेडो। देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे यहाँ सिलेबस है बीकॉम में, उसमें आपका हालसे और रोवन ये दो ज्यादा आते हैं, इनसे न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में आपको इसके न्यूमेरिकल पे हम बात करेंगे, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए और ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।